हेलो गाइस, दिस साइड निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आज की क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करेंगे। ठीक है, इसको आपको समझना है कि किस तरीके से क्या चीज़ हम पढ़ेंगे। मैं आपको इसमें ही डीपली बता दूंगी, बाकी जब क्लासेस होंगी तो उसमें तो आप पढ़ोगे ही। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो कि ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी रियल लाइफ से भी रिलेटेड है और साथ ही में ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव भी आपके अंदर लेकर आएगा कि आपको पता लगेगा कि एज अ स्टूडेंट आपके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या आपको चीज़ें दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या फिर एक स्टूडेंट होने के नाते, या बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली यूनिट मैंने याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस दिया है, दोनों में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली यूनिट है संविधान का दर्शन, संविधान की प्रस्तावना और उसकी विशेषताएं। प्रस्तावना होता है प्रियम्बल, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है फर्स्ट वाला पार्ट कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ाते हैं आपको, वो सारी चीज़ आपको इसमें पढ़नी है। सेकेंड यूनिट है नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और कर्तव्य। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स एंड सिटीजनशिप। वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। इसको आप इतना इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना, आपको पता लगेगा कि आपकी नागरिकता इंडिया में कैसी क्यों आपको मिली है, कैसे मिली है, फंडामेंटल राइट्स आपके क्या हैं। ठीक है, क्या क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं, आपके एज अ स्टूडेंट क्या राइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। और फर्स्ट वाले में आपको प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 पार्ट्स हैं, तो 12 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो उन शेड्यूल्स को भी मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगी कि आपको किस तरीके से करनी है। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा कि अगर उन शेड्यूल्स को आप अपने पेपर में इंग्लिश में लिख कर आएंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो जी, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट के लिए। सेकेंड यूनिट में हमें 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़नी है, विधानसभा, राज्यसभा और विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानमंडल या विधानसभा में 2 आते हैं चीज़ें, संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, और हमारी कार्यपालिका है, फिर न्यायपालिका है। अब इसको समझते हैं। लेजिस्लेटिव जो है कानून बनाती है, मीन्स हमारी जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा जो है वो कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव उस पर देखरेख करती है, अच्छे से समझती है उसको। और जुडिशरी उसको अच्छे से परखने के, दोबारा अच्छे से परखने के बाद क्या करती है, फिर इम्प्लीमेंट कर देती है। तो अगर आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं, अगर आप न्यूज़ नहीं देखते हैं तो याद होगा 1 जुलाई 2024 से हमारा नया संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है, जिसका नाम भी बदला गया। और इसके अलावा BSL कुछ करके इस तरीके से किया गया, वो जब आप पढ़ोगे तब आपको पता लग जाएगा। इससे पहले ये जो कानून बदलने की बात रखी गई थी वो नवंबर 2023 में रखी गई थी, क्योंकि लेजिस्लेटिव वो उसको पहले बना चुकी थी, एग्जीक्यूटिव ने नवंबर में वो कर दिया था अनाउंसमेंट, और जुडिशरी ने फिर इसको अच्छे से नवंबर से अब तक जुलाई तक, मतलब 1 जुलाई से पहले तक छान पटक करी और फिर 1 जुलाई को इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया। ठीक है, एक बात आपको याद रखने की है बहुत कॉमन, कि जुडिशरी के काम में ये दोनों बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। इन दोनों के काम में जुडिशरी बोल सकती है, बिल्कुल बोल सकती है, क्योंकि जुडिशरी बड़ी है, जुडिशरी सबसे बड़ी है, इसको हर तरीके का राइट्स है। लेजिस्लेटिव को और एग्जीक्यूटिव को इसके मामले में बोलने का अधिकार नहीं है, ये एक दूसरे के मामले में बोल सकते हैं, पर ये जुडिशरी के मामले में नहीं बोलेंगे। ठीक है जी, इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं हमारी थर्ड यूनिट पे। केंद्र राज्य संबंध, असममित संघवाद, पंचायत और नगर पालिकाएं। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या होते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस जो होते हैं
तो इनको इस तरीके से समझा जा सकता है कि बेसिकली द एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में क्या बात आ जाती है कि हमारे पास ना, देखो अगर हम सीक्वेंस देखें ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है सबसे बड़ी, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आती है म्यूनिसिपैलिटीज़, देन आती है पंचायत। तो इंडिया में पूरी गवर्नमेंट सिस्टम को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। उस बीच में अलग अलग लोग हैं जो अपना काम करते हैं, लाइक यूपीएससी ऑफिसर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक्स हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। बट ये इसी तरीके से पूरा चलता है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर उसके नीचे कोई और है, फिर उसके नीचे कोई और है, फिर उसके नीचे, तो ये यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपको फेडरलिज्म होता है संघवाद। अब आपने, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं 12th तक, तो आपने फेडरलिज्म पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में कि व्हाट इज़ संघवाद, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, ठीक है। तो अब जैसे हमारा आर्टिकल 1 है, वो ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी वर्ड लिखा हुआ ही नहीं है, फिर भी वी आर एक्सेप्टेड। तो उस चीज़ को हम डीपली पढ़ेंगे कि क्यों हमारे आर्टिकल 1 में ये बात लिखी हुई है कि फेडरलिज्म या संघवाद कहीं लिखा हुआ नहीं है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फिर भी हम इसको क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्यों मानते हैं। अब अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊँ ना फेडरलिज्म क्या होता है, तो इसको समझो। देखो, फेडरलिज्म मतलब एक ऐसी चीज़ जो मुझे भारतीय कहने पर मजबूर करती है। इन द सेंस, मैं बाहर गई, मैंने बोला, किसी ने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने बोला आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं दिल्ली से हूँ, मैं यूपी से हूँ, बिहार से हूँ, केरला से हूँ, नहीं। लेकिन अगर एक अमेरिकन इंडिया में या कनाडा में या कहीं भी विज़िट करता है, तो वो बोलता है आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, लंदन, इंग्लैंड, कुछ अलग अलग, ठीक है। वो पर्टिकुलर नहीं बोलेगा कि मैं अमेरिकन, क्योंकि अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, मतलब वो बाकी स्टेट से मिलकर अमेरिका बना है, ठीक है। अब ये बात आप याद रखना कि इन पॉलिटिक्स क्या होता है, तो इसको समझो। देखो, फेडरलिज्म मतलब एक ऐसी चीज़ जो मुझे भारतीय कहने पर मजबूर करती है। इन द सेंस, मैं बाहर गई, मैंने बोला, किसी ने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने बोला आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं दिल्ली से हूँ, मैं यूपी से हूँ, बिहार से हूँ, केरला से हूँ, नहीं। लेकिन अगर एक अमेरिकन इंडिया में या कनाडा में या कहीं भी विज़िट करता है, तो वो बोलता है आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, लंदन, इंग्लैंड, कुछ अलग अलग, ठीक है। वो पर्टिकुलर नहीं बोलेगा कि मैं अमेरिकन, क्योंकि अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, मतलब वो बाकी स्टेट से मिलकर अमेरिका बना है, ठीक है। अब ये बात आप याद रखना कि इन पॉलिटिकल लैंग्वेज स्टेट कंट्री को ही बोला जाता है। तो फिर वो बाद में बोलता है कि आई एम अमेरिकन, तब पता लगता है कि अच्छा जी ये जगह अमेरिका में है, ठीक है। बाकी अगर आप मैप वैप फिल करते हो तो आपको पता होगा कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो जी वापसी आते हैं टॉपिक पे। वैसे ही सेम कनाडा का भी है, कनाडा के लोग भी कहते हैं आई एम कैनेडियन, वो एक पर्टिकुलर जगह नहीं बताते हैं, क्योंकि भारत में फेडरलिज्म कनाडा से ही लिया गया है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का संविधान 7 अलग अलग देशों से उठाकर बनाया गया है और लिखित संविधान है, और बहुत लंबा संविधान है, बहुत लंबा, ठीक है। नीचे आ जाइए पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ पे। पंचायत, इसमें आपको बेसिकली 73rd और 74th अमेंडमेंट पढ़ना है, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट है पंचायत का, जिसके अकॉर्डिंग पंचायत बनी। पंचायत डिवाइड कैसे हुई, उनके काम क्या है, उनको किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, कौन पंचायत में ऐड हो सकता है, कौन बन सकता है, वो सारी चीज़ें आपको पंचायत में पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा म्यूनिसिपैलिटीज़ क्या बोलती हैं, वो होती हैं नगर पालिकाएँ। अच्छा, नगर पालिका भी कोई नॉर्मल नहीं है, नगर पालिका में भी आपको 3 चीज़ें पढ़नी हैं, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत, ठीक है। आगे आ जाइए, 4th एंड लास्ट यूनिट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन नेशनल सिक्योरिटी, एमरजेंसी प्रोविजंस और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी लॉ। देखो, इसके अंदर ना आपको बेसिकली आर्टिकल 22 को रीड करना है डीपली। आर्टिकल 22 हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। अब जो आपको इसमें आपातकालीन प्रावधान पढ़ने हैं, उसमें आपको मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं तो कॉफ़ी पोसा, पोटा, टाडा, NSA,
मीसा, मीमांसा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ये सब कुछ पढ़नी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर डीपली पढ़नी है। और निवारक हिरासत और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को अलग से पढ़ना है, क्योंकि इन 2019 जब दंगे हुए थे, अगर आपको याद हो तो, या फिर और भी कुछ चीज़ें निकली थी, एनआरसी का था, बहुत सारा था, तब गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को यूज़ किया था। तो इस पर तो कंपलसरी क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, इसको बात आप दिमाग में बिठा लो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये आपकी लास्ट यूनिट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया के सिलेबस में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन फेस करनी पड़ रही है या कोई भी डाउट, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपको मैं ये भी बोलूँगी कि व्हाट्सएप ग्रुप और मेन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर भी आप ऐड हो सकते हैं और अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।